हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बचाव में खुलकर सामने आए ऋषि सुनक जी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में कूद पड़े ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। पाकिस्तानी मूल के सांसद को दिया करारा जवाब। बताएंगे दोस्तों अभी की सबसे बड़ी और अहम जानकारी, और साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर शहबाज शरीफ के बयान पर पहली बार भारत की तरफ से आई है प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने कह दी है शहबाज के भारत के साथ बातचीत के बयान पर दिया बड़ा जवाब। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे आपदा को अवसर बनाएगा अपना भारत चाइना के खिलाफ। जी हां दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको आज और अभी बताने वाले, तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मेरा भारत महान है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी के बचाव में खुलकर सामने आए ऋषि सुनक जी। पाकिस्तानी मूल के सांसद को जमकर सुनाया। जी हां दोस्तों, बता दें ऋषि सुनक ने गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी का बचाव किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने संसद में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से खुद को दूर कर लिया और कहा कि वो पीएम मोदी के इस चरित्र चित्रण से सहमत नहीं है। सुनक ने यह टिप्पणी पाकिस्तान मूल के सांसद इमरान हुसैन द्वारा ब्रिटिश संसद में उठाए गए विवादित डॉक्यूमेंट्री पर की है। जी हां, ऋषि सुनक ने बीबीसी की रिपोर्ट पर हुसैन के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस पर यूके सरकार की स्थिति बेहद स्पष्ट है। इसे लेकर हमारी नीति लंबे समय से चली आ रही है और वो अभी भी बदली नहीं है। निश्चित रूप से हमें जहां भी कहीं भी उत्पीड़न दिखाई देता है हम उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं उस चरित्र चित्रण से बिल्कुल सहमत हूं जो माननीय सज्जन ने किया है। जी हां, आपको बता दें कि बीबीसी ने हाल ही में इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से 2 पार्ट में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है। आपको बता दें कि इसे भारत में प्रदर्शित नहीं किया गया है। बीबीसी की पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर पहला एपिसोड मंगलवार को प्रसारित किया गया था, जबकि सीरीज का दूसरा पार्ट अगले सप्ताह 24 जनवरी को प्रसारित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब पर भी लॉन्च किया गया था, लेकिन विवाद गहराने पर इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। सीरीज के डिस्क्रिप्शन में कहा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक के बीच तनाव पर एक नजर, 2002 के दंगों में उनकी भूमिका के बारे में दावों की जांच जिसमें हजारों लोग मारे गए। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पर हाल ही में प्रसारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एक दुष्प्रचार का हिस्सा है जो साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनके लीडरशिप पर सवाल खड़ा करती है। अरिंदम बागची ने कहा है कि इसकी कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है, ये पक्षपात पूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत ने भी बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री पर करारा जवाब दिया है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बचाव में दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री पर बीबीसी को जमकर खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि मोदी जी ऐसा कर सकते हैं, मैं यकीन ही नहीं करूंगा। जी हाँ, और बाद में इस डॉक्यूमेंट्री को डिलीट कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये होता है मोदी जी की पावर। बहरहाल ऋषि सुनक जी को थैंक यू कहना आप लोग मत भूलेगा दोस्तों। और आप लोग बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी को क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। ऐसा लग रहा है जैसा कि जब ये एक्शन लिया जा रहा था तो बीबीसी के पत्रकार अपना कैमरा लेकर के उस समय अल्पसंख्यकों के ऊपर नोट करते बैठे थे। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, बहरहाल आपकी राय तो बनती है। और दोस्तों, इस वीडियो को आज जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई भारत की इस ताकत को समझ पाए। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन के साथ तनाव भड़काने के लिए भारत को प्रस्ताव दे रहा नाटो। पश्चिम पर भड़के रूसी विदेश मंत्री। जी हाँ, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत और चीन के बीच बढ़ने वाले तनाव को लेकर नाटो को जिम्मेदार ठहराया है। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत के संबंधों में अतिरिक्त समस्याएं पैदा करने के लिए नाटो भारत को प्रस्ताव देने का प्रयास कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को राजधानी मॉस्को में 2022 में रूसी कूटनीति को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने नाटो और पश्चिमी देशों पर बड़े आरोप लगाए हैं। वहीं ये एक दुर्लभ मौका है जब रशिया ने चीन और भारत के तनाव को लेकर सीधा बयान दिया है, भारत का नाम लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब रशिया ने भारत और चीन के बीच बढ़े तनाव को लेकर नाटो को जिम्मेदार ठहराया
ठहराया हो, बल्कि पिछले भी महीने उन्होंने नाटो पर भी आरोप लगाए थे। हालांकि इस बार रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इंडो पैसिफिक में भी भड़कने वाले तनाव को लेकर नाटो को जिम्मेदार ठहराया है। रूसी विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नाटो सिर्फ यूरोपीय महाद्वीप तक सीमित नहीं है, बल्कि वो नाटो ने जून 2022 के मैड्रिड शिखर सम्मेलन में घोषणा की थी कि वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी उसकी सैन्य ब्लॉक बनाने की वैश्विक प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि नाटो ने खास तौर पर एशिया प्रशांत का जिक्र किया था और इससे ये साफ हो जाता है कि वो नाटो ही है जो भारत और चीन के बीच के संबंध में अतिरिक्त समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे हमारी इन खबरों से दोस्तों आप एक चीज तो काफी ज्यादा महसूस और ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे दोस्तों कि पहले भारत को लेकर आज से बोले तो 2014 से पहले भारत की इतनी बातें नहीं हुआ करती थी दोस्तों। भारत को एक तरीके से छोटा देश समझा जाता था, उसका कोई जिक्र भी नहीं करता था। लेकिन आज वो समय है जहां पर किसी भी देश का कोई भी राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, जब कोई भी भाषण देता है तो उसमें भारत के कामों का जिक्र होता है, भारत का नाम जरूर आता है और प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहरहाल अपने इस राइजिंग इंडिया को लेकर दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ हमेशा की तरह लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ जहां पर शहबाज शरीफ के बयान पर भारत की आई प्रतिक्रिया। पहली बार विदेश मंत्रालय ने कहा इस शर्त पर हो सकती है पाकिस्तान से बात। क्या है वो शर्त बता दें दोस्तों। भारत ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के शांति वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी पीएम की टिप्पणी पर कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध चाहता है, लेकिन जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक बातचीत नहीं होगी। इससे पहले शहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान ने एक सबक सीख लिया है और वो भारत के साथ शांति से रहना चाहता है। जो हमारे चैनल से जुड़े हैं दोस्तों उन सभी को पूरे खबर की जानकारी होगी जो शहबाज शरीफ ने कहा था। बहरहाल आपको बता दें भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत भी पाकिस्तान से सामान्य रिश्ता हमेशा से चाहता आया है और चाहता है, लेकिन इसके लिए आतंकवाद मुक्त माहौल का होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा से कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी जैसा संबंध चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एक ऐसा अनुकूल माहौल होना चाहिए जिसमें आतंक, दुश्मनी या हिंसा न हो। ये हमारी स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों हमें तो नहीं लगता कि पाकिस्तान इस शर्त को मानेगा और आतंकवाद को खत्म करेगा, क्योंकि उसका देश ही आतंकवाद को पालने से चलता है। मानते हैं कि नहीं दोस्तों, आप लोग इस बात को कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों बताना मत भूलिएगा। और भारत के विदेश मंत्रालय ने जो जवाब दिया है, जो कंडीशन रखी है, अगर आप भी मानते हैं अनुकूल है और यही कंडीशन होनी चाहिए तो बताइएगा जरूर। दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जहां इसी से जुड़ी, जहां पर इस साल पाकिस्तान के होंगे टुकड़े टुकड़े, भारत चाहे तो आसानी से ले सकता है पियोगे। जी हाँ, ऐसा हम नहीं, पाकिस्तानी प्रोफेसर ने खुद ये बात कही है। बड़ी खबर बता दे, पाकिस्तान में महंगाई दर अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें भी बेहद महंगी कीमत पर बिक रही हैं। इसमें आम जनता का जीना दूभर हो गया है। लोग इस कदर लाचार हैं कि दाल और आटे जैसी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए हजारों रुपए देने को मजबूर हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तानी पीएम दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर है, लेकिन फिर भी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में कई विश्लेषक मानने लगे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति में जल्द ही कोई सुधार नहीं हुआ तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। अब ऐसे में अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज प्रोग्राम के फाउंडिंग डायरेक्टर बोले तो प्रोफेसर मुक्तदर खान का कहना है कि भारत के लिए यह बेहद मुफीद समय है, अनुकूल समय है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त 6 संकटों से जूझ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे खराब दौर में है और ऐसे में भारत चाहे तो जंग का ऐलान करके पीओके और बाकी इलाके को अपने क्षेत्र में मिला सकता है। मुक्तदर खान ने एक वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा सिस्टम, पहचान और पर्यावरण से जुड़े खतरों से जूझ रहा है। उनका कहना है कि इनकी ही वजह से संभव है कि साल 2023 में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुक्तदर खान ने दोस्तों भारत को लेकर ऐसी बात क्यों कही है। क्या वाकई में पाकिस्तान अब इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि भारत 2 सेकंड में बिना किसी एफर्ट के अपने क्षेत्र को वापस ले सकता है। क्या एक तरीके से मुक्तदर खान भारत को ये मैसेज और सजेशन देना चाह रहे हैं। इस पर दोस्तों आपकी क्या निजी प्रतिक्रिया है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल भारत कभी भी कमजोर पर वार नहीं करता, ये हम सभी को अच्छे से पता है। आपकी क्या राय होगी दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर आपदा को अवसर बनाएगा अपना भारत। जी हाँ, चीन से आए पानी से बनेगी
बिजली। अरुणाचल प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रहा बांध का काम बता दें। भारत और चीन के बीच कई दशकों से विवाद चल रहा है, लेकिन हाल के समय में ये काफी बढ़ गया है। चीन भारतीय सीमा के पास लगातार निर्माण से जुड़ी गतिविधियों का अंजाम दे रहा है। इसी बीच खबर आई है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के पास चीन मेडोक बॉर्डर पर 60,000 मेगावाट का बांध बना रहा है। इसके जवाब में भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश में अपर सुबनसिरी में 11,000 मेगावाट की अपनी सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना शुरू कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत चीन के बीच अगला युद्ध जल के लिए लड़ा जाएगा। उत्तर पूर्व में भारतीय सीमाओं के बेहद करीब आने वाले चीनी बांधों को देखते हुए भारत भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। मूल्यांकन समिति की सिफारिशों तथा बिजली मंत्रालय की ओर से अप्रूवल मिलने के बाद एनएचपीसी को आवंटित हुई 3 रुकी परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी दिखाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया के सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीन अरुणाचल प्रदेश के पास मेडोक बॉर्डर पर एक बांध बना रहा है जो भारत के लिए भविष्य में परेशानी खड़ी कर सकता है। ये बांध यार लंग सांगपो नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा है। भारत में यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इस बांध की क्षमता 60,000 मेगावाट बताई जा रही है। चीन इस बांध की मदद से ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का रुख मोड़ सकता है। इतना ही नहीं, चीन अपनी मर्जी से इस संबंध में बांध की मदद से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा करके तबाही ला सकता है। अब ऐसे में दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो अरुणाचल प्रदेश और असम को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं और साथ ही पर्यावरण को लेकर गंभीर चिंता भी बढ़ जाएगी। इसी को देखते हुए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में डैम बनाने का फैसला किया है ताकि वो चीन द्वारा छोड़े गए पानी को रोक सके। ब्रह्मपुत्र नदी से भारत के मीठे पानी के संसाधनों का लगभग 30% हिस्सा आता है। इसके अलावा भारत में जल विद्युत क्षमता का 40% क्षमता इसी नदी से पूरा होता है। हालांकि ब्रह्मपुत्र का लगभग 50% बेसिन चीनी क्षेत्र में आता है। ऐसे में दोस्तों, इसी आपदा का अवसर उठाएगा अपना भारत। जी हाँ, और इसी को कहते हैं दोस्तों संसाधनों का हर तरीके से इस्तेमाल करना, और ये सब मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो पा रहा है। बहरहाल मेरा भारत महान दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन का बड़ा ऐलान, कहा अगले महीने दूंगी इस्तीफा। जी हाँ, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन अगले महीने इस्तीफा दे देंगी। जी हाँ दोस्तों, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वो 7 फरवरी से पहले लेबर पार्टी की प्रमुख के रूप में भी पद छोड़ देंगी। उन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल को काफी चैलेंजिंग बताया। न्यूजीलैंड में 14 अक्टूबर को आम चुनाव होंगे। जेसिंडा अर्डन 42 साल की हैं। वो 2017 में 37 साल की उम्र में न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां तालिबान ने बजाया पाकिस्तान का बाजा। तहरीक तालिबान के खिलाफ ना एक्शन लेंगे ना लेने देंगे। जी हाँ दोस्तों, तहरीक तालिबान से डरे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तालिबान शासकों से गुहार लगाई है और उससे टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोले तो टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ हमलों के साथ व्यापक कहर बरपा रहा है, जिससे पाकिस्तान परेशान हो गया है। पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि हमला करने के बाद टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान भाग जाते हैं, लिहाजा पाकिस्तानी बल कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। लिहाजा पाकिस्तान की शहबाज सरकार घुटनों पर आ गई है और तालिबान को रोकने के लिए अफगान तालिबान से भीख मांग रही है। जी हाँ दोस्तों, हाल के महीनों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में सुरक्षा बलों के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं, जबकि ज्यादातर हमले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और बलूचिस्तान प्रांतों में हो रहे हैं। तो वहीं टीटीपी ने अब पाकिस्तानी पंजाब को भी दहलाना शुरू कर दिया है, जिसने शहबाज सरकार को दहलाकर रख दिया है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अधिकारियों के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान सरकार ने अफगान तालिबान से टीटीपी को रोकने का आग्रह किया, लेकिन अफगानिस्तान का तालिबान प्रशासन अभी भी अपने पहले रुख पर कायम है। चलते दोस्तों और बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $4 करोड़ की सुविधा प्रदान की है। जी हां, जयशंकर जी का बड़ा बयान। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $4 करोड़ की रियायती ऋण सुविधा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसी महत्वपूर्ण पहल को पड़ोसी पहले नीति के दायरे में लाने के लिए भारत के प्रयास के तहत यह सुविधा प्रदान की गई है। जयशंकर जी ने शावियानी फोकेदू में एक सामुदायिक परियोजना का उद्घाटन किया। उनके साथ मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भी थे। जयशंकर जी भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए मालदीव की यात्रा पर थे। जयशंकर जी ने कहा कि समर्पित रियायती $4 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से द्वीपों में खेल के बुनियादी ढांचे का विकास किया
जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ मैं ये भी जोड़ दूं कि भारत में 2 अभियान चलाए जा रहे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री बढ़ावा दे रहे हैं। इनमें एक फिट इंडिया है जो हम सभी को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा है खेलो इंडिया जो युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी विदेश मंत्री के सामने दोस्तों शिलान्यास किया गया है। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत का लक्ष्य दुनिया का प्रमुख सेमीकंडक्टर आपूर्तिकर्ता बनना है, जिसके लिए $10 अरब का किया गया है निवेश। बता दें, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में बड़े अवसर को भांपते हुए सरकार ने खुद $10 अरब का निवेश करके दुनिया के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। मंत्री यहां विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 में लर्निंग फ्रॉम सेमीकंडक्टर सप्लाई शॉक्स पर एक सत्र में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा बाजार है जिसे सेमीकंडक्टर की आवश्यकता है और भारत में बुनियादी ढांचे, प्रतिभा और प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत बड़ी क्षमता है। वैष्णव ने कहा कि बड़ी संख्या में प्रतिभा पैदा करने वाली हमारी विश्वविद्यालय प्रणाली भी बहुत मदद कर रही है, क्योंकि हमने सही प्रतिभा तैयार करने के लिए कई विश्वविद्यालयों के साथ करार किया है। सरकार की अपनी निवेश योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार खुद $10 अरब का निवेश कर रही है। उसने लंबे समय का कार्यक्रम भी तैयार कर लिया है। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को उपाधियों से क्यों नवाज रहे इमरान खान, कभी धन का पुजारी तो कभी विचारधारा विहीन करार दे रहे हैं शहबाज को। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान देश के आर्थिक हालात को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर भड़के हुए हैं। उन्होंने एक भारतीय टीवी चैनल का वीडियो शेयर करके शहबाज शरीफ पर जमकर निशाना साधा। इमरान खान ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को धन का पुजारी, विचारधारा विहीन और कश्मीर मुद्दे पर समझौता करने वाला बताया। इमरान खान ने जो आरोप लगाया है कि ऐसे लोग अगर बड़े पदों पर बैठते हैं तो इसी तरह से शर्मनाक परिणाम सामने आते हैं। इन दिनों पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कंगाली के मोड़ पर खड़ी है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले कई दशकों में सबसे नीचे है। इमरान खान ने कहा कि जब धन के पुजारियों और किसी विचारधारा विश्वास विहीन लोगों को पदों पर बिठाया जाता है तो इसी तरह के शर्मनाक परिणाम सामने आते हैं। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति इस बात यानी तथ्य से पूरी तरह अनजान है कि पाकिस्तान की अवधारणा को साकार करने के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष और बलिदान क्यों दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ भारतीय लॉबी को समर्थन और खुश करने के लिए वे कश्मीर के लोगों के अभूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम को दफनाने के लिए इच्छुक हैं और तैयार हैं, जिसे 1 लाख कश्मीरियों ने अपने खून से सींचा है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां फिलीपींस में नहीं खुलेगा अमेरिकी मिलिट्री बेस। चीन के चहेते राष्ट्रपति ने बाइडेन को दिया तगड़ा वाला झटका। जी हां, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने पूर्व अमेरिकी नौसैनिक अड्डे सुबिक बे और क्लार्क हवाई अड्डे को फिर से खोलने की संभावना से इनकार किया है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर ब्रिटिश मीडिया से बात करते हुए मार्कोस ने कहा कि पूर्व अमेरिकी सैन्य ठिकानों को फिर से खोलना फिलीपींस के संविधान के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि फिलीपींस का ये कानून अपने क्षेत्र में विदेशी सैन्य अड्डों को प्रतिबंधित करता है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को चीन का करीबी नेता माना जाता है। उनसे पहले फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेर्ते को अमेरिका समर्थक माना जाता था। जी हाँ, उन्होंने कई मौकों पर चीन के खिलाफ सख्त बयानबाजी भी की थी। इस कारण फिलीपींस और चीन के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां पर फरवरी में पाकिस्तान लौट सकते हैं नवाज शरीफ। 2 प्रांतों में चुनाव से पहले मुल्क वापस आने की है योजना। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अगले महीने ब्रिटेन से अपने देश लौट सकते हैं। नवाज के करीबी सहयोगी और संघीय मंत्री सरदार अयाज सादिक ने कहा कि शरीफ अगले महीने वापस आएंगे। पीएमएलएन के पंजाब प्रांत के गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा कि नवाज की बेटी और पीएमएलएन के मुख्य आयोजक मरियम नवाज पार्टी के मामलों को देखने के लिए इस महीने लंदन से लौट आएंगी। प्रधानमंत्री के विशेष सहायक मलिक अहमद खान के मुताबिक नवाज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में चुनावों से पहले वापसी के पार्टी के अनुरोध पर विचार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर पुतिन के दाहिने हाथ ने दी दुनिया को तबाह करने की चेतावनी। कहा अगर रशिया जंग हारा तो होगा परमाणु युद्ध। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे ज्यादा करीबी माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों को परमाणु युद्ध की धमकी दी है। मेदवेदेव रशिया के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वो पुतिन के नेतृत्व वाले रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं। मेदवेदेव ने नाटो देशों के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने यूक्रेन को हथियार भेजना बंद नहीं किया तो तबाही मच सकती है। उन्होंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया है कि पारंपरिक युद्ध में परमाणु शक्ति संपन्न देश की हार से परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। परमाणु शक्तियों ने उन बड़े संघर्षों को कभी नहीं खोया है
है जिन पर उनका भाग्य निर्भर करता है। अगर पश्चिमी देशों के राजनेताओं के पास थोड़ी सी भी बुद्धि है तो उन्हें ये स्पष्ट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर कोरोना का ये नया वेरिएंट बेहद खतरनाक, वैक्सीन ले चुके लोगों के लिए भी एक तरीके से है ये बुरी खबर। आपको बता दें, आज तक की खबर में दोस्तों ये रिपोर्ट छापी गई है जहां दुनिया भर में तबाही मचा रहा कोरोना का नया वेरिएंट XBB.1.5 अन्य वेरिएंट्स की तुलना में वैक्सीनेटेड लोगों और कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ये दावा एक नई रिसर्च में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन बोले तो WHO ने हाल ही में बताया है कि 38 देशों में XBB.1.5 वेरिएंट के मामले मिले हैं, जिनमें अमेरिका में 82% कोरोना केसों के लिए केवल ये वेरिएंट ही जिम्मेदार है। वहीं ब्रिटेन के 8% और डेनमार्क के 2% कोरोना केस इस वेरिएंट की देन है। स्टडी के मुताबिक इस वेरिएंट के उन लोगों को भी संक्रमित करने की अधिक संभावना है जिन्हें टीका लगाया जा चुका है या जिन्हें पहले कोविड-19 हो चुका है। ऐसे में दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया करके जब भी बाहर निकले बिना मास्क के बाहर ना जाए दोस्तों, क्योंकि वैक्सीन लगने के बावजूद भी ये वेरिएंट काफी ज्यादा उन पर प्रभावित होता नजर आ रहा है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां बिहार में किसान ने नीतीश सरकार को घेरा है दोस्तों। नीतीश कुमार को लेकर कहा, प्रणाम सर, नहर में पानी नहीं आ रहा सर, आप PM बनिएगा। जी हाँ, प्रणाम सर, नहर में पानी नहीं आ रहा है सर, नहर में पानी 10 साल से नहीं आ रहा है सर, यहाँ पर विकास कुछ नहीं हुआ है, नहर में पानी नहीं आ रहा है, हम लोग किसान मर रहे हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं सर, यहाँ पानी की एक बूंद नहीं है, भूखे सर मर जाएंगे, आप बचाइए सर। जब नीतीश को रास्ते में किसान ने रोककर अपनी बात बताना शुरू किया तो एक सुर में बोलता चला गया दोस्तों। दोनों हाथ जोड़कर उसने मुख्यमंत्री को अपनी बात बताई और अंत में कहा, यह दिक्कत सॉल्व नहीं हो पा रहा है और आप प्रधानमंत्री बनिएगा। आपको बता दें, इस दौरान नीतीश कुमार का हाव भाव पूरी तरह से बदल गया। वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किसान को परेशानी क्या है। उसने कहा है, आप CM हैं, हमें पानी दिलवा दीजिए, आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं सर। यानी एक तरीके से तंज कसा गया है दोस्तों इस किसान की तरफ से और नीतीश कुमार का चेहरा देखने वाला था। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली NCR वाले अगले 5 दिन ठंड से कांपेंगे या मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने दिया अब तक का बड़ा अपडेट। बता दें, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गुरुवार को शीतलहर का प्रकोप रहेगा, जबकि अगले 5 दिन शीतलहर चलने की संभावना नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दक्षिण हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और बिहार के कुछ इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बना रहा। उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ भागों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के दूर दराज के हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल आपके यहाँ पर कितना टेम्परेचर है, कैसा मौसम है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अपने राज्य का नाम भी लिखिएगा दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।